दो प्रश्न मेरे हैं प्रियंका जी। एक तो आपने कहा कि उनको आनन फानन में क्यों, इससे पहले उनको कई समन भेजे गए हैं। एक समन उन्हें 27 जुलाई को भी भेजा गया था, वो इन समन्स पर पेश होने से इनकार करते रहे। तो ऐसा तो नहीं है कि सांसद महोदय ही हैं, आरोप होगा तो जांच होगी। दूसरा प्रश्न, क्या आप उनके तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो ईडी का आरोप है वो बैंक ट्रांजैक्शंस में लेकर आई हूं डेट के हिसाब से। अगर आप तैयार हो प्रियंका जी तो मैं आपको सुना देती हूं। 2007 में ये पात्रा चौल का काम रीडेवलपमेंट का काम, ठीक है, एक एक करके लेते हैं। उनको पहले भी समन दिए गए थे, इस पर जवाब दीजिए, फिर बैंक ट्रांजैक्शंस पे आएंगे। देखिए एक सेकेंड, मुझे दो चीज समझ में नहीं आ रही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जब उनको ईडी समन भेजा था और उन्होंने लिख कर दिया कि पार्लियामेंट्री ऑब्लिगेशन है। देखिए आई नो सुधांशु जी रोज पार्लियामेंट में नहीं आते, हो सकता है रजिस्टर साइन करके चले जाते हो, पर मैंने उनको ज्यादा पार्लियामेंट में देखा नहीं है। जब वो बात नहीं करते हैं या उनका 0 आर नहीं होता है, वो पार्लियामेंट की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो शायद उनको यही लगने लगा है कि सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी ऐसे ही करते होंगे कि अगर सिर्फ वीपी का चुनाव होगा तभी वोट करने जाएंगे, वीपी की प्रक्रिया होगी तभी पहुंचेंगे। ऐसे हमारे पार्टी लीडरशिप नहीं है। हम लोग सब रोज पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमारा 0 आर हो या ना हो, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन हो या ना हो, हम लोग सब अपनी हाउस में सदन के अंदर हम अपनी प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि सदन की कार्रवाई सिर्फ अपनी बात सुनाने की नहीं होती है ना, दूसरों की बात सुनने की भी होती है। तो क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है पूरा सेशन अटेंड करने की, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं भाग रहा हूं। 27 जुलाई का आप हवाला दे रही हैं, 27 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन में नहीं है क्या? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उनके अटेंडेंस पे सवाल पूछा जाता है। प्रेजेंट होते हैं तो अरे तुम यहां पर क्यों थे, मुंबई क्यों नहीं भागे? बस कह रहे हैं आप कोऑपरेट कर लीजिए। क्या हमने कोऑपरेट नहीं किया? उससे पहले जब भी समन्स आए उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। चलिए प्रक्रिया बहुत सालों से चल रही है, 2020 से ये प्रक्रिया शुरू हुई। इसने जो टूल पकड़ा है वो टूल अभी रिसेंटली ही पकड़ा है, जब से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था वो टूटा था। अब दूसरा आंकड़ा, आप मुझे बैंक अकाउंट से पहले मैं आपको दूसरा आंकड़ा सुना दूं। मेरे ही पार्लियामेंट्री क्वेश्चन पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस का जवाब है कि अगर आप ईडी के जो समन्स हैं 2004 to 14 देख लें, 200 समन्स हैं, 27 गुना बड़े हैं 2014 से 2022 में। अब चलिए बड़े हैं, ये लोग कह रहे हैं देखिए हम इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा रहे हैं। तो मैंने ये भी सवाल पूछा कि इसमें से कन्विक्शन कितने हैं? 3000 से ज्यादा आपने ईडी समन्स दिए हैं, उसमें कन्विक्शन 23 लोगों के हैं। चार्जशीट जिनकी हुई है 23 लोगों के, 0.5%। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीति से प्रभावित समन्स जा रहे हैं, राजनीति से प्रभावित केसेस खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। और मैं महाराष्ट्र का ही हवाला देती हूँ। आप कह रही हैं समन्स का वो उन्होंने स्किप किया, ईडी समन्स। इनसे पूछिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन नितिन गडकरी जी ने कही थी। महाराष्ट्र की एक एमपी हैं जिन्होंने शिंदे कैंप को भी सपोर्ट दिया है, उनको तो 10 ईडी समन्स गए थे। रोज किरीट सोमैया जी एक वीडियो निकालते थे उनके खिलाफ, 10 ईडी समन्स गए थे, जो एक भी उन्होंने वहां पे पेशी नहीं दी है। उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? वो तो पार्लियामेंट जवाब दीजिए निभाने के लिए उनको वहां पे रखा हुआ है। जवाब दीजिए। जो बात कर रहे हैं ना ईडी की, ईडी निष्पक्ष जांच कर रही है, निष्पक्ष नहीं है, वॉशिंग मशीन की तरह यूज हो रही है एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट। जब से मामला बिगड़ा है शिवसेना के साथ, तब से आपकी मशीनरी बन गई है। जवाब दीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की बजाय अगर प्रियंका जी तथ्यात्मक बात का जवाब देती तो बेटर होता है। संजय राउत ने यह नहीं कहा था कि संसद का सत्र चल रहा है, उन्होंने कहा था मैं उपराष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त हूं। मुझे ये जवाब दीजिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सी ऐसी भूमिका है कि वो ईडी का उत्तर देने का भी समय नहीं। अरे भाई, कोई ना तो कोई पब्लिक का चुनाव है कि जाके आपको कैंपेनिंग करनी है, सुबह से शाम तक आप चुनावी रैली करनी है, ना वो करना है। ये तो उपराष्ट्रपति का नामांकन हो गया, आप केवल वोटिंग करनी, इसके अलावा किसी सांसद का कोई रोल ही नहीं है। तो बजाय व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने की इस बात का जवाब देती, अगर आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैं व्यस्त हूं इसलिए जवाब नहीं देने की स्थिति में हूं, यह दर्शाता है कि यह बचाव के लिए किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं बचने का प्रयास है। यह तथ्यात्मक जवाब नहीं था, इसलिए ऐसा आभास लगा। और एक नहीं था, कई मौकों के ऊपर पिछले दिनों में कई बार ऐसा है। कन्विक्शन रेट, कन्विक्शन रेट पे हम बता रहे हैं। देखिए, जो पीएमएलए होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि उसमें कन्विक्शन में समय लगता है। यदि इस प्रकार की बात कोई सांसद करे तो उससे पूछना चाहता हूं, देश में क्रिमिनल में कन्विक्शन रेट कितना है? सिर्फ 2% लोग हैं जेल में जो कन्विक्टेड हो गए, 98% अंडर ट्रायल है। तो आपके हिसाब से सारे अपराधों केस बंद कर देने चाहिए।
अनिवार्य न्यायिक प्रक्रिया इतना लंबा समय लेती है। मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास के अंदर सरेआम गोली मार के हुई थी। कितने महीने हुआ था कन्विक्शन? 10 साल लगे थे कन्विक्शन होने, क्योंकि वह न्यायिक प्रक्रिया की एक लंबी बात है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो ये बात है, अगर ईडी रिकवरी न कर पाए, आपको कोर्ट से राहत मिल जाती है, मान लेते। एक नहीं अनेक मौके पर हुआ है, जहां पे जैसे हम लोगों के खिलाफ झूठे हिंदू आतंकवाद के केस लगाए थे, एक की भी चार्जशीट नहीं फाइल करता, और जो चार्जशीट फाइल करने की कोशिश की वो औंधे मुंह गिरी जाके कोर्ट में। पर आज तक क्या ईडी के विरुद्ध ये जाकर कोर्ट से कोई राहत पा पाए हैं? ईडी ने रिकवरी की है, 67,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की रिकवरी की है। अभी आपने देखा बंगाल में भी रिकवरी हुई है। अब जब रिकवरी हो रही है, तथ्य सामने है और कोर्ट ने भी पक्ष में बोला है, तब इस प्रकार के आधार लेना मुझे लगता है यह तथ्यात्मक नहीं है, यह आधारी है।